एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के क्लास 11 मैथमेटिक्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर को डीपली रिवाइज करेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से बैठो। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन पैसिव लिसनिंग भी बिल्कुल ठीक है। पुणे की एक स्टूडेंट अनन्या ऑर्डर पेयर्स में बार बार ऑर्डर भूल जाती थी। आज हम उसकी तरह के डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। और आज का मैप क्लियर है। पहले ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, रिलेशन फंक्शन कब बनता है, फिर आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रैशनल और कुछ स्पेशल फंक्शंस, ग्राफ्स और फंक्शन अलजेब्रा। बीच बीच में मैं तुम्हें रोककर पूछूंगी, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं, रिकॉल करना है। एक सेकंड रुककर नोटबुक में चैप्टर का नाम लिख लो। चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बहुत सुंदर है। मैथमेटिक्स में हम पैटर्न्स और चेंजिंग क्वांटिटीज के बीच रिकॉग्नाइजेबल लिंक्स ढूंढते हैं। डेली लाइफ में ब्रदर और सिस्टर, फादर और सन, टीचर और स्टूडेंट जैसे संबंध दिखते हैं। मैथमेटिक्स में m लेस देन m, दो लाइंस पैरेलल या एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होना भी रिलेशंस हैं। रिलेशन पेयर्स को कनेक्ट करता है। लेकिन चैप्टर रिलेशन पर रुकता नहीं। ये पूछता है कि क्या हर इनपुट का आउटपुट के साथ मैथमेटिकली प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस है। यही फंक्शन का आइडिया है। इसीलिए फंक्शंस को आप रिलेशन का डिसिप्लिन वर्जन समझ सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब है कि डोमेन का हर एलिमेंट एग्जैक्टली वन इमेज पाए। इस लाइन को आगे बार बार टेस्ट करेंगे। लेट्स स्लो दिस डाउन। ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे जाते हैं, जैसे a कॉमा b। पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। ये ऑर्डिनरी सेट जैसा नहीं है, जहां ऑर्डर यूजुअली मैटर नहीं करता। यहाँ a कॉमा b और b कॉमा a जनरली अलग ऑर्डर पेयर्स हैं। एक छोटा चेक, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स x प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू और 3,1 इक्वल हैं, तो तुम क्या करोगे? क्या पूरी पेयर को एक इक्वेशन मानोगे या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करोगे? सोचो, आंसर अभी मत बोलो। करेक्ट मेथड है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करना। इसलिए x प्लस वन इक्वल्स 3 और y माइनस टू इक्वल्स 1। इससे x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 3। एग्जाम पॉइंट, दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हों और सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल हों। सिर्फ एलिमेंट्स का कलेक्शन सेम होना सफिशिएंट नहीं है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स p और q दिए हों, तो p कार्टेशियन प्रोडक्ट q उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिनमें पहला एलिमेंट p से और दूसरा q से लिया गया हो। यानी हर पॉसिबल फर्स्ट चॉइस को हर पॉसिबल सेकंड चॉइस के साथ पेयर करना है। सिस्टमैटिक ऑर्डर रखोगे तो पेयर मिस नहीं होगा। सोर्स का रंग और वस्तुओं वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ए में रेड और ब्लू हैं, बी में बैग, कोट और शर्ट। रेड को तीनों ऑब्जेक्ट से पेयर करेंगे, फिर ब्लू को तीनों से टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। यह काउंटिंग फॉर्मूला से भी आता है। अगर ए में पी एलिमेंट्स और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। अब रिकॉल करो, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3, 4, 5 यानी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? यहाँ एक्चुअल एलिमेंट्स जानना जरूरी नहीं, सिर्फ कार्डिनैलिटी देखनी है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर 9 है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स 9। एग्जाम में लिस्ट बनाने के बजाय ये फॉर्मूला फास्टेस्ट है, लेकिन अगर प्रोडक्ट एक्सप्लिसिटली मांगा गया हो तो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने होंगे। एक और एसेंशियल पॉइंट, अगर किसी एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी वह नल सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट होगा। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि p कार्टेशियन प्रोडक्ट q और q कार्टेशियन प्रोडक्ट p सेम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स सेम हो सकता है। लेकिन सेम नंबर का मतलब सेम सेट नहीं। p में a, b, c और q में r हो, तो फर्स्ट प्रोडक्ट में a, r जैसे पेयर्स आएंगे, जबकि सेकंड में r, a। ऑर्डर बदल गया। एग्जैक्टली। जनरल रूल है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जनरली इक्वल नहीं होता। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के, हाँ, दोनों में एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो सकती है, क्योंकि पी क्यू और क्यू पी का न्यूमेरिकल प्रोडक्ट सेम होता है। एग्जाम पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और इक्वालिटी ऑफ कार्डिनैलिटीज को मिक्स मत करना। अब लाइसेंस कोड वाला एग्जाम्पल,
सेट ए में दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लेबल्स हैं और सेट बी में 01, 02, 03 हर स्टेट लेबल को 3 कोड्स के साथ पेयर करेंगे, टोटल 9 पेयर्स। यहाँ ऑर्डर का प्रैक्टिकल मीनिंग भी दिखता है क्योंकि स्टेट कोड पहले आना है। अगर ए में A1 और A2 और बी में B1 से B4 तक 4 एलिमेंट्स हों तो प्रोडक्ट में 8 पेयर्स होंगे। इसी स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट प्लेन में भी देख सकते हैं। रियल नंबर्स के सबसेट्स हों तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट का ऑर्डर पोजीशन तय करता है। A1, B2, B2, A1 से अलग पॉइंट है। एक एक्टिव रिकॉल, अगर P में 2 एलिमेंट्स हैं तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट P में कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे? फॉर्मूला को पेयर पर नहीं रोकना। हर पोजीशन के लिए P से चॉइस होगी। नोटबुक में पहले आंसर लिखो, फिर आगे सुनो। हर पोजीशन पर 2 चॉइसेस हैं, इसलिए टोटल 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स। अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को ऑर्डर ट्रिपलेट्स के रूप में लिखा जाता है, जहां तीनों एंट्रीज ए से आती हैं। इसे अनऑर्डर्ड ट्रिपल समझना गलती होगी। सेट्स के इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे B इंटरसेक्शन C पहले निकालो, फिर A के साथ प्रोडक्ट लो। इसी तरह B यूनियन C पहले बनाओ। शॉर्टकट से पहले सेट ऑपरेशन करो, फिर प्रोडक्ट, वरना एक्स्ट्रा या मिसिंग पेयर्स आने का चांस रहता है। सोर्स एग्जांपल में ए है 1, 2, 3 है 3, 4 और सी है 4, 5, 6। बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ 4 है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटरसेक्शन में 1, 4, 2, 4 और 3, 4 आएंगे। यही रिजल्ट प्रोडक्ट्स के इंटरसेक्शन से भी मिलता है। और यूनियन के केस में B यूनियन C में 3, 4, 5, 6 आएंगे। फिर A के तीनों एलिमेंट्स को इन चारों से पेयर करो, टोटल 12 पेयर्स। प्रोडक्ट ऑफ यूनियन और यूनियन ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ सेम कलेक्शन देते हैं क्योंकि दोनों तरीकों से वही पॉसिबल पेयर्स कलेक्ट हो रहे हैं। रियल नंबर्स का जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी याद रखो। आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y का सेट है, इसलिए 2 डायमेंशनल प्लेन के पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है। आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर x, y, z पॉइंट्स देता है, इसलिए 3 डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रोडक्ट दिया हुआ हो और A तथा B फाइंड करने हो तो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट A और सेकंड एलिमेंट्स का सेट B लो। जैसे पेयर्स P, Q, P, R, M, Q, M, R दिए हो तो A होगा P और M का सेट, B होगा Q और R का सेट। डुप्लीकेट एंट्रीज एक बार ही लिखनी है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। क्विक रिकैप। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर क्रूशियल, प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स PQ, नल सेट के साथ प्रोडक्ट एम्प्टी और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जनरली कम्यूटेटिव नहीं होते। अब हम रिलेशन पर जाएंगे, जहां पूरा प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसका सिलेक्टेड सबसेट काम आएगा। रिलेशन को समझने का इजीएस्ट रास्ता है फिल्टरिंग। पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सभी पॉसिबल पेयर्स बनाओ, फिर कोई कंडीशन लगाओ और कंडीशन सैटिस्फाई करने वाले पेयर्स चुन लो। यही चोजन सबसेट रिलेशन कहलाता है। इसलिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। सोर्स का एग्जाम्पल लें। P में A, B, C और Q में अली, भानु, बिनॉय, चंद्र, दिव्या है। रिलेशन है कि एक्स वाई के नेम का फर्स्ट लेटर हो, तब A, अली, B, भानु, B, बिनॉय और C, चंद्र रिलेशन में आएंगे। बाकी प्रोडक्ट पेयर्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। यह रिलेशन 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल पेयर्स लिस्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन लिखते हैं, जैसे x और y के बीच रिलेशनशिप, साथ में x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। एग्जाम में दोनों फॉर्म्स मांगी जाएं तो कंडीशन और फाइनल पेयर लिस्ट दोनों साफ लिखना। डोमेन रिलेशन के सभी फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है, रेंज सभी सेकंड एलिमेंट्स का सेट है, कोडोमेन पूरा टारगेट सेट B है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, रेंज केवल एक्चुअल इमेजेस रखता है, जबकि कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी कोई इमेज नहीं बनी, इसलिए रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, रिलेशन में डोमेन क्या फर्स्ट सेट हमेशा पूरा होगा? नहीं, जरूरी नहीं।
अगर किसी फर्स्ट एलिमेंट का कोई पेयर रिलेशन में नहीं है तो वह डोमेन में नहीं आएगा। इसी तरह रेंज भी पूरे कोडोमेन से छोटी हो सकती है। ये डिस्टिंक्शन एरो डायग्राम में बहुत विजिबल होता है। एग्जाम्पल में a 1 से 6 तक है और रिलेशन y इक्वल्स x प्लस 1 है। वैलिड पेयर्स हैं 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5 और 5 कामा 6। इसलिए डोमेन 1 से 5 तक, रेंज 2 से 6 तक और कोडोमेन पूरा a यानी 1 से 6 तक है। नोटिस करो ए का 6 डोमेन में नहीं है क्योंकि 6 प्लस 1 ए में नहीं आता और रिलेशन में पेयर नहीं बनता। लेकिन रेंज में 1 भी नहीं है क्योंकि किसी x का आउटपुट 1 नहीं बना। डोमेन और रेंज निकालते समय गिवन रिलेशन के एक्चुअल पेयर्स देखो, सिर्फ ओरिजिनल सेट्स कॉपी मत कर दो। एरो डायग्राम रिलेशन का विजुअल फॉर्म है। लेफ्ट साइड पर फर्स्ट सेट और राइट साइड पर सेकंड सेट रखकर एरोज ड्रॉ करते हैं। एरो x से y जाए तो ऑर्डर्ड पेयर x, y रिलेशन में है। डायग्राम से डोमेन वे लेफ्ट एलिमेंट्स हैं जिनसे एरो निकलता है और रेंज वे राइट एलिमेंट्स हैं जिन तक एरो पहुंचता है। रिलेशन की टोटल संख्या वाला क्वेश्चन भी कॉमन है। अगर A में P और B में Q एलिमेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट में P Q पेयर्स होंगे। रिलेशन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हो सकता है। इसलिए टोटल रिलेशंस प्रोडक्ट के सबसेट्स की संख्या के बराबर यानी 2 की पावर PQ। इसे तभी लगाना जब फाइनाइट सेट्स और कार्डिनैलिटीज क्लियर हो। मिनी क्विज। ए में 2 एलिमेंट्स और बी में 2 एलिमेंट्स हों तो प्रोडक्ट में 4 पेयर्स। अब ए से बी तक रिलेशंस कितने? हर रिलेशन इन 4 पेयर्स का कोई सबसेट है। एम्प्टी सबसेट भी अलाउड है और पूरा प्रोडक्ट भी। आंसर सोचकर बोलो। आंसर 2 की पावर 4 यानी 16 रिलेशंस। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन है कि रिलेशन में हर फर्स्ट एलिमेंट का पेयर होना ही चाहिए। ऐसा फंक्शन के लिए जरूरी होगा, जनरल रिलेशन के लिए नहीं। रिलेशन किसी भी सबसेट को हो सकता है, इसलिए कुछ एलिमेंट्स अनकनेक्टेड भी रह सकते हैं। अब चैप्टर का हार्ट फंक्शन। ए से बी की रिलेशन फंक्शन तभी है जब ए के हर एलिमेंट की बी में 1 एंड ओनली 1 इमेज हो। 2 कंडीशन साथ पढ़ो। हर इनपुट का इमेज होना चाहिए और एक इनपुट के 2 अलग इमेजेस नहीं होने चाहिए। यही प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस है। मैं इसे स्टूडेंट लैंग्वेज में कहूँ, हर इनपुट को एग्जैक्टली 1 आउटपुट। एक इनपुट 2 आउटपुट्स नहीं दे सकता और कोई इनपुट आउटपुटलेस भी नहीं रह सकता। लेकिन अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट होना अलाउड है। ये आखिरी बात स्टूडेंट्स अक्सर भूलते हैं। फंक्शन में आउटपुट रिपीट हो सकता है, इनपुट नहीं। नोटेशन f फ्रॉम a टू b लिखते हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर a, b फंक्शन में है तो f ऑफ a इक्वल्स b। यहाँ b a का इमेज है और a b का प्री इमेज। a डोमेन है, b कोडोमेन है और एक्चुअल आउटपुट्स का सेट रेंज है। फंक्शन की डोमेन पूरे a के बराबर होनी चाहिए। अब 3 रिलेशन पैटर्न्स कंपेयर करो। पहला, पेयर्स 2,1, 3,1, 4,2। ये फंक्शन है क्योंकि हर फर्स्ट एलिमेंट की यूनिक इमेज है, भले 1 रिपीट हो रहा है। दूसरा, 2,2 और 2,4 दोनों हैं। ये फंक्शन नहीं क्योंकि इनपुट 2 की 2 इमेजेस हैं। तीसरे पैटर्न में 1,2, 2,3, 3,4 और आगे हर इनपुट की 1 इमेज है, इसलिए फंक्शन है। एरो डायग्राम में इसे ऐसे देख सकते हो। हर डोमेन एलिमेंट से एग्जैक्टली 1 एरो निकलना चाहिए। कई एरोज एक टारगेट पर पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 एरोज या 2 एरोज प्रॉब्लम है। नेचुरल नंबर्स पर y इक्वल्स 2x रिलेशन लें। हर नेचुरल नंबर का एक इवन नेचुरल आउटपुट मिलता है। डोमेन नेचुरल नंबर्स, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स और रेंज इवन नेचुरल नंबर्स है। यह फंक्शन है क्योंकि हर इनपुट एग्जैक्टली 1 आउटपुट देता है। रेंज और कोडोमेन फिर अलग हैं, इसलिए उन्हें साथ लिखना मत भूलना। रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज रियल नंबर्स या उसका सबसेट होता है। रियल फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर्स या उसका सबसेट होता है। एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल्स 2x प्लस 1। नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स टेबल में 3, 5, 7, 9 जैसे आउटपुट्स देता है। टेबल बनाते समय इनपुट सब्स्टिट्यूट करो, पैटर्न ब्लाइंडली अज्यूम मत करो। एक फास्ट चेक,
f of x इक्वल्स टू x माइनस 5 हो तो f of 0, f of 7 और f of माइनस 3 निकालने का तरीका क्या? फॉर्मूला में इनपुट रिप्लेस करो, साइन संभाल कर। खासकर नेगेटिव इनपुट में -3 को ब्रैकेटेड वैल्यू की तरह सोचो, वरना सब्ट्रैक्शन की गलती होगी। Exactly. f of 0 equals -5, f of 7 equals 9 और f of -3 equals -11। एग्जाम में कैलकुलेशन से पहले फंक्शन रूल साफ लिखना यूजफुल है। एडजी में ऐसे एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप पूछकर सॉल्व कर सकते हो, ताकि सिर्फ आंसर नहीं, रीजनिंग भी याद रहे। अब हम फंक्शन टाइप्स में एंटर कर रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में f ऑफ x इक्वल्स x, डोमेन और रेंज रियल नंबर्स हैं और ग्राफ ओरिजिन से गुजरती स्ट्रेट लाइन होती है। हर इनपुट अपने सेम वैल्यू पर मैप होता है। नाम याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला और ग्राफ का रिलेशन समझना। कांस्टेंट फंक्शन में f ऑफ x इक्वल्स c, जहां c फिक्स्ड कांस्टेंट है। हर रियल इनपुट का सेम आउटपुट सी होता है। डोमेन रियल नंबर्स और रेंज केवल सेट सी है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। आइडेंटिटी में आउटपुट बदलता है, कांस्टेंट में आउटपुट नहीं बदलता। पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वेयर और आगे n x की पावर n, जहां n नॉन नेगेटिव इंटीजर है और कोफिशिएंट्स रियल हैं। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 पॉलिनोमियल है, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शंस के कोशेंट के रूप में होती है, जहां डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/x का डोमेन रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो है और रेंज भी रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। डोमेन निकालते समय डिनोमिनेटर को जीरो करके फॉरबिडन वैल्यूज आइडेंटिफाई करो। ये प्रोसीजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉड्यूलस फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। नॉन नेगेटिव x के लिए आउटपुट x ही रहता है और नेगेटिव x के लिए आउटपुट नेगेटिव x होता है, जिससे रिजल्ट पॉजिटिव बनता है। इसका ग्राफ वी शेप का होता है। डेफिनेशन को पीसवाइज फॉर्म में लिखना और ग्राफ की शेप पहचानना यूजफुल है। सिग्नम फंक्शन साइन बताती है। पॉजिटिव x पर आउटपुट 1, 0 पर आउटपुट 0 और नेगेटिव x पर आउटपुट -1। डोमेन रियल नंबर्स और रेंज -1, 0, 1 का सेट है। यहाँ 0 का सेपरेट केस मिस मत करना, क्योंकि वही फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट x उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को देता है जो x से लेस देन और इक्वल हो। इसलिए -1 से 0 से पहले तक वैल्यू -1, 0 से 1 से पहले तक वैल्यू 0 और 1 से 2 से पहले तक वैल्यू 1। इसका ग्राफ स्टेप लाइक होता है। ग्राफ्स के लिए वैल्यूज की टेबल बनाना चैप्टर का रिकरिंग मेथड है। x वैल्यूज चुनो, f ऑफ x कैलकुलेट करो, ऑर्डर्ड पेयर्स प्लॉट करो, फिर ग्राफ की शेप ऑब्जर्व करो। x स्क्वायर के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट्स दोनों लो, क्योंकि दोनों के आउटपुट्स पॉजिटिव और इक्वल हो सकते हैं। x क्यूब में साइन प्रिजर्व होता है। मिनी कैप आइडेंटिटी लाइन ओरिजिन से कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ नेगेटिव इनपुट्स को भी पॉजिटिव आउटपुट्स देता है। एक्स क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस रखता है। 1/x में 0 डोमेन से बाहर, मॉड्यूलस वी शेप, सिग्नम के 3 आउटपुट्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टेप ग्राफ। इनमें से कौन सा पेयर तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है? अब हम फंक्शन अलजेब्रा पर आते हैं। f और g दोनों सेम डोमेन x से रियल नंबर्स तक हो तो एडिशन पॉइंट वाइज होता है। f प्लस g एट x इक्वल्स f एट x प्लस g एट x। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह है। सबसे पहले डोमेन सेम है या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। प्रोडक्ट भी पॉइंट वाइज है। एफ जी एट एक्स इक्वल्स एफ एट एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एट एक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर अल्फा को फंक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अल्फा एफ एट एक्स इक्वल्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ एट एक्स। इसे फंक्शन कॉम्पोजिशन समझना गलती होगी। इस सेक्शन में ऑपरेशन वैल्यूज पर अप्लाई हो रहा है। क्वोशंट में f बाई जी एट एक्स इक्वल्स f एट एक्स डिवाइडेड बाई जी एट एक्स, लेकिन कंडीशन है जी एट एक्स जीरो नहीं होना चाहिए।
इसलिए क्वोशंट का डोमेन ओरिजिनल कॉमन डोमेन से उन एक्स वैल्यूज को हटाएगा जहां डिनोमिनेटर 0 होता है। फॉर्मूला लिखकर रिस्ट्रिक्शन जरूर मेंशन करो, सिर्फ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पर्याप्त नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लें, f of x इक्वल्स एक्स स्क्वायर और g of x इक्वल्स 2x प्लस 1। तब f प्लस g इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। f माइनस g इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। प्रोडक्ट इक्वल्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 यानी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्वोशंट होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 विद x नॉट इक्वल टू -1/2। यहाँ डिनोमिनेटर 0 करके रेस्ट्रिक्शन मिला। एग्जाम आंसर में 4 पार्ट्स को अलग अलग लाइन में लिखो। साइन एरर से बचने के लिए सब्ट्रैक्शन में पूरा की एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखो। एक और एग्जाम्पल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर है, जहां f ऑफ x इक्वल्स स्क्वायर रूट x और g ऑफ x इक्वल्स x। एडिशन में स्क्वायर रूट x प्लस x, सब्ट्रैक्शन में स्क्वायर रूट x माइनस x और प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट x मिलता है। क्वोशंट में x 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए रिस्ट्रिक्शन याद रहेगी। अब तक हम फंक्शन डेफिनेशन, टाइप्स और अलजेब्रा कवर कर चुके हैं। एडजी के एक्टिव रिकॉल स्टाइल में एक यूजफुल तरीका है, किसी फॉर्मूला को पढ़कर तुरंत खुद से पूछो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, डोमेन रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आएगी और ग्राफ कैसा दिखेगा। इस 4 क्वेश्चन रूटीन से पैसिव रिवीजन एक्टिव बनता है। अब एग्जाम प्रैक्टिस मोड। किसी रिलेशन को फंक्शन साबित करने के लिए केवल यह मत लिखो कि हर पेयर अलग दिख रहा है। प्रिसाइसली बताओ कि डोमेन के हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज है, या फिर दिखाओ कि कोई फर्स्ट एलिमेंट 2 अलग सेकेंड एलिमेंट से जुड़ा है। रीजनिंग मार्क्स यही मिलते हैं। कॉमन मिस्टेक नंबर 1, रेंज को कोडोमेन के बराबर लिख देना। पहले एक्चुअल सेकेंड एलिमेंट्स कलेक्ट करो, फिर दिए हुए टारगेट सेट को कोडोमेन लिखो। कॉमन मिस्टेक नंबर 2, रिपीटेड आउटपुट देखकर रिलेशन को फंक्शन नहीं मानना। रिपीटेड आउटपुट अलाउड है, रिपीटेड इनपुट विद डिफरेंट आउटपुट्स अलाउड नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चंस में 3 चेक्स रखो। फर्स्ट पोजीशन सही सेट से है या नहीं। सेकंड पोजीशन सही सेट से है या नहीं। थर्ड, कोई पेयर छूटा तो नहीं। काउंटिंग के लिए पी क्यू लगाओ, लेकिन एक्सप्लिसिट प्रोडक्ट के लिए सिस्टमैटिक लिस्टिंग करो और ए प्रोडक्ट बी को बी प्रोडक्ट ए मत समझना। चलो क्विक क्वेश्चन, ए में 2 एलिमेंट्स और बी में 3 एलिमेंट्स हैं। ये प्रोडक्ट बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स? अगर पी में ए, बी, सी और क्यू में आर है, तो पी प्रोडक्ट क्यू और क्यू प्रोडक्ट पी के बारे में क्या कहोगे? आंसर में नंबर और इक्वालिटी दोनों अलग स्टेटमेंट्स की तरह सोचो। पहले आंसर 6। दूसरे केस में दोनों प्रोडक्ट्स में 3 पेयर्स होंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डर रिवर्स है। यही डिस्टिंक्शन एग्जाम में ट्रू और फॉल्स के रूप में आ सकती है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। डोमेन क्वेश्चंस में कंडीशन सॉल्व करके सिर्फ फॉर्मूला मत छोड़ो। रिलेशन के अलाउड इनपुट्स आइडेंटिफाई करो, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स निकालो। रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं, स्क्वायर रूट वाले रियल एक्सप्रेशंस में सोर्स के दिए डोमेन का ध्यान, और पीसवाइज फंक्शन में हर इंटरवल की बाउंड्री केयरफुली पढ़ो। एक मिसकंसेप्शन पीसवाइज रिलेशन से जुड़ा है। अगर किसी एक्स पर 2 अलग रूल्स के आउटपुट्स दोनों लागू हो जाएं, तो फंक्शन प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस इसी तरह फंक्शन और नॉन फंक्शन को जस्टिफाई करवाते हैं। इसलिए ग्राफ या फॉर्मूला देखकर तुरंत वर्डिक्ट मत दो, हर इनपुट के पॉसिबल आउटपुट्स देखो। आंसर राइटिंग का स्ट्रॉन्ग फ्रेम ये है, डेफिनेशन लिखो, गिवन रिलेशन के डोमेन या फर्स्ट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो, फिर इमेज कंडीशन वेरीफाई करो, और अंत में क्लियर कंक्लूजन दो कि फंक्शन है या नहीं। ग्राफ मांगा हो तो टेबल से पॉइंट्स निकालो और डोमेन रिस्ट्रिक्शन ग्राफ पर रिफ्लेक्ट करो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पूरा चैप्टर एक चेन की तरह याद करो। ऑर्डर्ड पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सबसेट से रिलेशन, रिलेशन में डोमेन और रेंज, और रिलेशन की स्पेशल कंडीशन से फंक्शन, फिर फंक्शन के फॉर्मूलाज, ग्राफ्स और अलजीब्रा आते हैं। अगर चेन क्लियर है तो आइसोलेटेड डेफिनेशंस याद करने की जरूरत कम होगी। फाइनल कॉन्सेप्ट रिकैप,
ऑर्डर्ड पेयर में कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस मैटर करती हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स और काउंट पी क्यू, नल सेट के साथ प्रोडक्ट एम्प्टी। रिलेशन प्रोडक्ट का सबसेट है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज एक्चुअल सेकंड एलिमेंट्स, कोडोमेन टारगेट सेट। फंक्शन में हर डोमेन एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होती है। टाइप्स भी एक बार बोलो। आइडेंटिटी में आउटपुट एक्स, कांस्टेंट में फिक्स्ड सी, पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स वाला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल में पॉलिनोमियल कोशेंट विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, मॉड्यूलस में एब्सोल्यूट वैल्यू, सिग्नम में -1, 0 और 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में x से लेस देन और इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर। फंक्शन अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट पॉइंट वाइज होते हैं। कोशेंट में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब छोटा चैलेंज, एक पेज पर अपनी तरफ से दो फाइनाइट सेट्स बनाओ, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, उसका एक रिलेशन चुनो, डोमेन और रेंज निकालो और फिर चेक करो कि वह फंक्शन है या नहीं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग याद रखो, फंक्शन में हर इनपुट का एग्जैक्टली वन आउटपुट होना चाहिए। रिपीटेड आउटपुट से फंक्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप के रूप में चैप्टर की एक्सरसाइजेस से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन, एक डोमेन रेंज क्वेश्चन और एक फंक्शन और नॉट क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर अपने आंसर्स को अलाउड एक्सप्लेन करो। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करेगा। तो आज हमने एडजी के साथ क्लास 11 मैथमेटिक्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर कामली रिवाइज किया। ऑर्डर्ड पेयर से शुरू करके फंक्शंस और अलजेब्रा तक पूरी जर्नी देखी। अगर किसी स्टेप पर डाउट बचे, उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह एडजी के एआई ट्यूटर के सामने रखो और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग मांगो। नोटबुक बंद करने से पहले 3 लाइंस खुद लिखो, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है और रेंज कोडोमेन से कैसे अलग है। बहुत बढ़िया। याद रखो, रूट मेमोराइजेशन से ज्यादा पावरफुल है किसी कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में समझा पाना। आज का छोटा चैलेंज कंप्लीट करो और अगली रिवीजन में बिना नोट्स के डेफिनेशंस रिकॉल करो। मैं स्वाति और ये थे गौरव। शांत दिमाग से प्रैक्टिस करो, अपनी मिस्टेक्स को क्लूज की तरह देखो और मिलते हैं अगली स्टडी सेशन में।